Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद देयर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो है द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए। सो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ परमानेंट और द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है। सो द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेटिफाइड ऑन 21 जून 1788, द फर्स्ट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का ये फर्स्ट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन था एंड इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1789, और 1789 में ये फोर्स में आया था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। द डॉक्यूमेंट बिकेम अ बेंचमार्क फॉर द रिपब्लिकनिज्म एंड द कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन देयर आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा इलेक्शंस। तो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे बिटवीन 1951 टू 1952। तो हमसे पूछा है फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि ए के गोपालन। सो ए के गोपालन वॉज द पर्सन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी in the first Lok Sabha elections. A.K. Gopalan also actively participated in the freedom struggle. तो by profession जो A.K. गोपालन थे ये एक टीचर थे एंड एट द एज ऑफ 25 इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया था। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड एट द सेम टाइम वर्कड अमंग द वर्कर्स इन कन्नूर एंड कैलिकट। ही पार्टिसिपेटेड इन द खादी चरखा मूवमेंट, अ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ एंड फॉरेन लिकर। तो इन्होंने खादी एंड चरखा मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर टू। इन 1930 ही पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह एट पय्यानूर। तो पय्यानूर का जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। A.K. गोपालन वॉज द लीडर ऑफ द सत्याग्रहीज हु रिसीव्ड सॉल्ट मार्च एट पय्यानर फ्रॉम कोझिकोडे। तो पय्यानर एट कोझिकोडे में जो सॉल्ट मार्च हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इन द ईयर 1930 he was a satyagrahi as well as first leader of the opposition party in the Lok Sabha elections. So next question, which of the following exercised the most profound influence in framing of the Indian Constitution? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द ईयर 1935। इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, काफ़ी प्रोफाउंड मतलब गहरा इन्फ्लुएंस था, गहरा प्रभाव था ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं इसके बारे में। द करेक्ट आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंट में हैं 70% ऑफ द बेस इट वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हमने इससे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स लिए, जैसे फेडरल स्कीम इसका एक फीचर था, ऑफिसर ऑफ गवर्नर इसका एक फीचर था, एंड पावर ऑफ द जुडिशरी एंड फेडरल जुडिशरी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोविजंस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में मैंशन थे, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव था ऑन द फ्रेमिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So, next question. How does the Constitution of India describe India as? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज भारत। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो कंट्री है उसे एज अ यूनियन ऑफ स्टेट की तरह डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। इसके अलावा हमने यूएसए से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है, फंडामेंटल राइट्स ली हैं एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये सब जो प्रोविजंस है ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। Therefore, the Indian Constitution is called as the bag of borrowing.
द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरलैंड। तो देखिए इम्पीचमेंट का मेथड तो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जो मेथड है ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वी हैव टेकन दैट फ्रॉम आयरलैंड, ये आपने ध्यान में रखना है। So the Indian Constitution has borrowed the method of proportional representation from the Irish Constitution. इसके अलावा proportional representation भी हमने Irish Constitution से लिया है। This voting system is used to elect the president of India, और इस मेथड से ही इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अदर देन दैट हमने Irish Constitution से DPSP भी ली है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमने Irish Constitution से ली हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज होता है यानी प्रीफेस होता है, इसको डिफाइन किया जाता है एज द पेज जो डिफाइन करता है माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। और प्रीएम्बल के ऊपर हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो वीडियो अराउंड हाफ एन आवर की थी, तो आप उससे जाके विजिट कर सकते हैं। उस पर हमने ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव कवर किया है रिगार्डिंग प्रीएम्बल। द करेक्ट answer is preamble. The part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers is called as the preamble of the constitution. You have to keep this in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वॉज बेस्ड ऑन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के ऊपर बेस्ड था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द ईयर 1935। तो साइमन कमीशन की बात करें तो ये इंडिया में आया था इन द ईयर 1928 में, फॉर्म हुआ था इन नवंबर 1927 में। इसके बारे में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, आप उसे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। सो द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, द वाइट पेपर पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933 वॉज बेस्ड ऑन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ पर हमें इन केस ऑफ कोर्ट्स दिया जाता है लाइक लोकल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम, तो यहाँ पे आंसर होता है सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर हमें पर्सनस दिए हैं, कुछ पोजिशंस दी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द CJI ऑफ इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी संविधान के एक तरीके से संरक्षक। ऑल्सो द हाइस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। करंट में बात करें अगर इंडिया के CJI की, तो मिस्टर DY चंद्रचूड़ इज करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Next question. The concept of rule of law is a special feature of the constitution system of, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली दैट रिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन इन द सोसाइटी एवरीवन इज अ सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि चाहे कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, चाहे आप सोसाइटी में कोई भी पोजीशन रखते हो, एवरीवन इज अ सब्जेक्ट टू द लॉ. So one of the very basic principles of the English Constitution is the concept of rule of law. So next question देख लेते हैं. The phrase equality before law used in Article 14 of the Indian Constitution has been borrowed from.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट विच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस प्रोविजन कॉन्फर्स राइट्स ऑन ऑल द पर्सन्स वेदर इंडियन और इंडियन सिटीजन्स और फॉरनर्स। तो ये सारे फॉरनर्स को और इंडियन सिटीजन्स को राइट देता है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज वन ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन while the concept of equal protection of law has been taken from the American Constitution. Next question. Which one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of the Indian Constitution? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि SR बोमई केस। तो SR बोमई केस वॉज द केस जहाँ पर ये काफ़ी फेमस जजमेंट दी गई थी दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन द SR बोमई case, the Supreme Court of India held that secularism and federalism are the two basic features of the Indian Constitution. तो अगर हम बात करें जो SR बोमई केस था ये था SR बोमई केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया और ये हुआ था इन द ईयर 1994 जहाँ पर जस्टिस सावंत एंड कुलदीप सिंह। तो जस्टिस सावंत इनका नाम आपको ध्यान में रखना है एंड कुलदीप सिंह दे ऑब्जर्व दैट फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म आर द एसेंशियल फीचर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और तब इन्होंने ये स्टेटमेंट जजमेंट दी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो this case was related to the dismissal of the BJP government in Karnataka in the year 1989 on the ground of breakdown of law and order, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टेट्स दैट द कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये आपने ध्यान में रखना है। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द पावर लाइज विद द पीपल। In a democratic system, the citizens elect their representatives through free and fair elections and these representatives make decisions on behalf of the people. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जनता होती है, जो पीपल होते हैं, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रूल एंड टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोक्रेसी मीन्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एब्सोल्यूट रूल बाय वन। तो एब्सोल्यूट रूल बाय वन यानी कि कोई एक पर्सन ही अपने हिसाब से जब रूल करे तो उसे ऑटोक्रेसी का नाम दिया जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है ये दैट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ द कंप्लीट पावर, जहाँ पर एक ही इंसान के पास सारी पावर होती है। सच अ रूल इज कॉल्ड एज द ऑटोक्रेटिक रूल। Next question. The idea of parliamentary form of government is adopted from. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्ट किया है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज यूके। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next question है who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly for the first time in the year 1935? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम एन रॉय। तो एम एन रॉय वॉज द पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी इन द ईयर 1935, ये आपने ध्यान में रखना है। सो 1935 में एम एन रॉय, इनका पूरा नाम था मानाबेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने 1934 में वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी थी पर ऑफिशियली 1935 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात रखी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है इंडिया में। इंडिया हैज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स एट द लोकल लेवल चुनते हैं और वही जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं इन द पार्लियामेंट। सो इन एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉरेन कंट्रीज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने पिल का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पिल बेसिकली फोकस करती है ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट दैट हैव अ लार्जर इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, तब कोई एक इंडिविजुअल ना आकर एक पब्लिक इंटरेस्ट की तरह किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो लिटिगेशन कोर्ट में फाइल की जाती है उसे कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में अराउंड 1970s में आई थी, और इसका कॉन्सेप्ट अराउंड 1960s के आसपास आया था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पिल originated and developed in USA in the 1960s। तो 1960s में ये यूएसए में आया था। इंडिया की बात करें तो अर्ली 1980s के अराउंड हम मान सकते हैं पिल का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। इन द यूएसए इट वाज डिजाइंड टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू द प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ऑफ और इंटरेस्ट। तो ऐसे लोगों को एक तरीके से एक प्रोविजन प्रोवाइड करना फॉर रिप्रेजेंटेटिंग देमसेल्फ, अगर वो सोशल इनइक्वलिटीज फेस कर रहे हैं या कुछ और टर्म्स में अपने आप को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना मास को, इट इज़ डन अंडर द पिल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर हम बात करें पिल की, तो पिल का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती ने। तो कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पिल इन आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन थे, तो वहाँ से हमने इनको लिया। बट अगर हम बात करें 1935 का जो ये एक्ट था, इसमें भी जो इमरजेंसी की प्रोविजंस थे दे वर टेकन फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑन इलेक्शन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल यानी पार्ट 15। तो पार्ट 15 के अंडर आर्टिकल्स आते हैं जिनके ऊपर provision of elections mentioned है। So part 15 of the Constitution of India consists of the articles on elections. Article 324 of the Constitution provides that the power of the superintendence, direction and control of election to Parliament, state legislatures, the office of President of India and the office of Vice President of India shall be vested in the Election Commission। ये आपने ध्यान में रखना है, आर्टिकल 324। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक इलेक्शंस के बारे में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। तो रेजिडुअरी पावर्स या रेजिडुअरी लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे वीडियो में हम तीनों लिस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए हम रेजिडुअरी लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल ओटावा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स were in the drafting committee of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 मेंबर्स थे इन टोटल द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और इनके साथ 6 और लोग थे इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1947 में 29 अगस्त को, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और इनके साथ 6 और मेंबर्स भी थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 29 अगस्त 1947। द कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। और इस कमेटी के ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं KM मुंशी, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके टोटल 11 सेशंस हुए थे, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज ब्रॉट अंडर द इंडियन यूनियन इन विच ईयर?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1948 में हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में ज्वाइन कर दिया गया था। हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सितंबर 1948 में। इट वॉज अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन्वेडेड द निजाम रूल्ड प्रिंसली स्टेट मर्जिंग इनटू द इंडियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कौन सी कमेटी के ये चेयरमैन थे, ये हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कमेटी ऑफ द फंक्शंस के चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलंकर। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द ईयर 1946। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द ईयर 1946। द करेक्ट आंसर इज अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन was elected to the Constituent Assembly from the Madras constituency in the year 1946. She spoke on fundamental rights and directive principles. Amu Swaminathan was born in 1894 in the Palakkad, Kerala. तो केरला को ये बिलोंग करती थी एंड इन्होंने फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बारे में बोला था फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड in one of the following parts, in which of the following parts of the constitution। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंशन्ड है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज related to DPSP. It gives a direction to the state to keep judiciary independent from the executive, particularly in the judicial appointments. Next question, how many fundamental duties are included in the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 11। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपने ध्यान में रखना है, जो हुआ था 2002 में। सो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे बिलीव दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में हमें भी कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए टुवर्ड्स द नेशन। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था बाय द स्वरान सिंह कमेटी। स्वरान सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ओरिजिनली ये 10 थी इन नंबर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इन टोटल वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। इट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ही वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे ये, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट वर्किंग डेफिनेशन दी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो इनकी वन ऑफ द फेमस बुक्स है मेटाफिजिक्स बाय एरिस्टोटल, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। एंड ज्योग्राफी की बात करें तो एराटोस्थेनस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम करंट की बात करें, तो
करेंट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एंड अर्लियर देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था जो थी राइट टू प्रॉपर्टी. सो द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंडर आती हैं. एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से मैग्ना कार्टा हम डिफाइन कर सकते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें करंट में फंडामेंटल राइट्स की, तो इन टोटल वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, जो है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. तो ये कुछ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट 7 वॉज रिमूव्ड अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. तो 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी उसे हटा दिया गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी. इन ऑप्शंस में से महाराष्ट्र स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. सो उत्तर प्रदेश इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, जो है 80 सीट्स अगर हम बात करें उत्तर यूपी की. बट इन ऑप्शंस में यूपी प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर एमपी महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर. महाराष्ट्र स्टैंड्स सेकेंड विद 48 सीट्स. और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर 48 लोकसभा सीट्स प्रेजेंट हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीस. तो ग्रीस में फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड है डेमोक्रेसी, इसका यूज़ किया गया था. ये ओरिजिनली जो वर्ड था वो था डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया. ये आपने ध्यान में रखना है, ये वो ग्रीक वर्ड था डेमोक्रेटिया. एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट अपीयर्ड इन एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस. तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस में. ड्यूरिंग द क्लासिकल एंटिक्विटी द वर्ड कम्स फ्रॉम डेमोस, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल, एंड क्रेटोस मतलब होता है एक तरीके से रूल या फिर स्ट्रेंथ. तो ये डेमोक्रेटिया वर्ड से आया है द वर्ड डेमोक्रेसी. अगर हम बात करें हु वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ किया था, तो आपको ध्यान में रखना है हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है. इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5th सेंचुरी इन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. ग्रीस एंड रोम में फॉर द फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रेसी है इसका आइडिया आया था ग्रीस एंड रोम में. रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली. अगर हम बात करें एशिया की, तो श्रीलंका को वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है. ये आपने ध्यान में रखना है, श्रीलंका. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेचल कार्सन. तो रेचल कार्सन इज द ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग. सो साइलेंट स्प्रिंग, it is a non-fiction book written by Rachel Carson that comes one of the most influential books in the modern environmental movement. Next question. President Draupadi Murmu has appointed Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud यानी D.Y. Chandrachud as the Chief Justice of India. तो हमें बताना है कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50th नंबर के जो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं, CJI बने हैं D.Y. चंद्रचूड़. ये आपने ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो H.J. कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है द करेक्ट आंसर इज 50th justice. The correct answer is 50th. Justice D.Y. Chandrachud is appointed as the 50th CJI of India. Justice D.Y. Chandrachud to take oath as the new Chief Justice of India, senior most Supreme Court judge and Chief Justice of India designate Dhananjay D.Y. Chandrachud is all set to become the 50th head of Indian judiciary.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन इंडिया व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रेफर्ड बाय. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो अगर इंडिया में प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच, यानी इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट. तो इम्पीच किया जाता है जब प्रेसिडेंट को, तो उस केस में जो चार्ज होता है वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास होता है, यानी किसी ईदर लोकसभा और राज्यसभा के पास रहता है. ये आपने ध्यान में रखना है. व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईदर लोकसभा और द राज्यसभा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. टोटल मेंबर्स की बात करें तो 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिफोर पार्टीशन. और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था तो 292 मेंबर्स बच गए थे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड so it also acted as the legislative body for the country from 1946 to 1950. It comprised elected representatives and nominated members of the princely states. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, सो एम.एन. रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया इन द ईयर 1934. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर आप ऐसे याद कर सकते हैं सीए. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उसके पी.एन. राव. तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है. पी.एन. राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 9th of December 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आई थी. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन विच ईयर. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. सो 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और 9th of December 1946. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन 1946 एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान. अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 3rd of June 1947. तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 में बनी थी 3rd of June को. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो 9th of December 1946 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और जिसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, जिनको हम कह सकते हैं एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा. इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, S² सच्चिदानंद सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. सो जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स, आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. अगर हम बात करें प्रीएम्बल की तो इसका आइडिया हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमने डिफरेंट चीज़ें इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हमने डिफरेंट कंट्रीज से बोरो की हैं. द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंटेन्स द समरी एंड द एसेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ऑफकोर्स इसे अडॉप्ट किया होगा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26th of November 1949. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 January 1950. देयरफॉर 26 of November को हर साल हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1930 को बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 389। तो इनिशियली 389 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंड आफ्टर दैट 292 मेंबर्स बच गए थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 389 मेंबर्स और जिसमें प्रोविंसेस थे अराउंड 292 एंड जब डिवीजन हुआ था ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान उसके बाद भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स बच गए थे दे वर 292। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपने ध्यान में रखना है। और इन 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, you have to remember this as well. So there are 22 official languages in India and they are covered under the 8th schedule of the Indian Constitution. Next question, which house of the parliament is called as the upper house of the parliament? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है एंड हाउस ऑफ द पीपल इज द नेम ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की बात करें तो इसे हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। सो Rajya Sabha is called as the upper house of the parliament. The maximum number is allowed in Rajya Sabha is 250 में maximum seats है राज्य सभा में, जिसमें से 12 members are elected by the President of India. सो 238 आर इलेक्टेड। सो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडिया का लेजिस्लेचर, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें से एक है प्रेसिडेंट, फर्स्ट में आते हैं प्रेसिडेंट, सेकंड में लोकसभा, सेकंड में राज्यसभा, थर्ड में लोकसभा। ये कुछ ऑर्डर है ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, जहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का नाम है और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का अदर नेम है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स के लिए जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड रहता है। सो द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, जिसमें से हर साल 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर फ्रॉम द हाउस। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया था राज्यसभा का अदर नेम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो देखिए इसका जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है इसका ही हिंदी नाम है राज्यसभा। और ये राज्यसभा नाम इसको किसने दिया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द पर्सन जिन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट्स को का जो नेम हिंदी नेम है उसे राज्यसभा दिया था। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रशिया। तो एक तरीके से यूएसएसआर से हमने जो फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, नॉट ऑफ राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया था यूएसएसआर से। यूएसएसआर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करना है वो है शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स with the subject of matters of the Indian states and the union territories। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को में, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच कंट्री? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो हमने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ली हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रशिया या फिर यूएसएसआर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was the president of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constituent Assembly and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly और the chairman of the drafting committee. ये भी आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was also known as the father of the Indian Constitution. बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद he was also the first president of the country. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constituent Assembly. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, so he was the first temporary president of the assembly. Later Dr. Rajendra Prasad was elected as its president. Next question is, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें हमारी Constituent Assembly की, तो इसके एक फेयर वर्किंग के लिए several committees बनाई गई थी. Like the Union Constitution Committee, it was headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, इट वाज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर जी. सो one of these committees, the Union Constitution Committee, was headed by Jawaharlal Nehru, the chairman of the Constitution Committee of the Constituent Assembly. इसके अलावा और भी बहुत सारी कमिटीज़ थी, लाइक द स्टेट कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी. ये कुछ कमिटीज़ थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस टाइम पर बनी थी. ये आपने ध्यान में रखना है. सो इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. ये आपने ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो 22 कमिटीज़ थी इन टोटल, जिसमें से कुछ 8 मेजर कमिटीज़ थी. ये आपने ध्यान में रखना है. कुछ मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी. सो इसमें से जो 22 कमिटीज़ थी, इसमें से 10 जो कमिटीज़ थी वो प्रोसीड्यूरल अफेयर्स से एसोसिएटेड थी और जो 12 कमिटीज़ थी वो सब्सटेंटिव अफेयर्स से एसोसिएटेड थी. So Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. On 29 August 1947, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare the draft of the Constitution. तो एक तरीके से ड्राफ्ट, एक तरीके से जो ढांचा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रिपेयर करने के लिए जो कमेटी बिठाई थी उसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद. तो राजेंद्र प्रसाद ये स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे यानी कि संचालन समिति जैसे हिंदी में कहा जाता है. ये आपने ध्यान में रखना है. राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बने वो एफिशिएंट बने, वो बिल्कुल हर वे में वो परफेक्ट बने, इसलिए सेवरल कमिटीज़ को अपॉइंट किया गया था. ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. देयरफॉर 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं. द करेक्ट आंसर इज 26 November 1949. The Republic is governed in terms of Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26th of January 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स reorganized as the linguistic basis? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1956 में जो इंडियन स्टेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषाओं के आधार पर एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था.
तो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इन 1956 द इंडियन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वेयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 केम इनटू फोर्स. तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और इसके अंडर स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवाइड किया गया. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 India consisted of more than 500 disjointed princely states that were merged together to form different states. तो different states को बना at the time of independence हमारे पास 500 disjoint states थे, provinces थे जिनको merge किया गया after that और उससे states बने. और इस merging में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोल प्ले करा वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ पर्सन जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बिस्मार्क वॉज द पर्सन जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हेल्प की थी. एंड देयरफॉर बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. इन्होंने इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी इंडिया की. अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश. एपी वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया जो 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ये ध्यान में रखना है. एंड इट वॉज बाइफर्केटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये भी आपने ध्यान में रखना है. तमिलनाडु से ये बाइफर्केट, तमिलनाडु से ये कटा था, एक तरीके से तमिलनाडु से ये सेपरेट हुआ था, हमें इसे कहना चाहिए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन्ड है इन द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice is any form is forbidden. The enforcement of any disability arising from untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. तो untouchability in any sense is strictly prohibited in our country. यानी कि छुआछूत की जो परंपरा जो पहले हुआ करती थी हमारे देश में, अब वो नहीं है. और ये अगर कहीं प्रैक्टिस की जाती है तो सर्टेनली ये एक ऑफेंस है, ये क्राइम है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matters like the formation of a new state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल. तो इंडिया की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ही मैंशनड है अबाउट द फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. सो शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज के फॉर्मेशन से रिलेटेड है. So initially the constitution had 395 articles, 22 parts and 8 schedules. तो originally constitution में 8 schedules थे, ये आपने ध्यान में रखना है. 22 parts थे. Now at present the constitution of India has 448 articles, 25 parts and 12 schedules. Next question देख लेते हैं. How many schedules does the constitution of India contain? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करंट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 12 schedules. There are 12 schedules in the Constitution of India. One of the first mentions of schedule was made in the Government of India Act of 1935 में बन गई थी, where it included the 10 schedules. तो इंडिया में जो शेड्यूल्स का कॉन्सेप्ट था अराउंड 1935 के GOI एक्ट के वजह से आया था, जहाँ पर 12 शेड्यूल्स का कॉन्सेप्ट मेंशन था. एंड करंट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स है, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन से जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है ये आया. सो बट ब्रिटेन के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन विच हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा हुआ नहीं था. इंग्लैंड्स पार्लियामेंट ऑफन इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट. तो मदर ऑफ पार्लियामेंट कौन से कंट्री के पार्लियामेंट को कहा जाता है? तो इंग्लैंड, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. हैज़ एग्जिस्टेड फॉर ओवर 7 centuries एंड फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा साइंड बाय किंग जॉन इन 1215. इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट लॉज मे बी एनेक्टेड बाय द.
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट कलेक्टिवली मिलकर उन सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स बनाती है जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में मेंशन होते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज स्टेट एंड द यूनियन। अगर हम बात करें लिस्ट की, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट मेंशन की गई हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इनसे रिलेटेड। अगर हम बात करें बेसिकली लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ये आर्टिकल 246 के अंडर आते हैं, जो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, और इसके अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट मेंशन्ड है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें इन 3 लिस्ट की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं, तो यूनियन लिस्ट में अराउंड 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें तो अराउंड 61 सब्जेक्ट आते हैं अप्रॉक्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में अराउंड 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं इनसे रिलेटेड रूल्स स्टेट बनाता है, और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट रिलेटेड जो रूल्स हैं वो स्टेट और यूनियन मिलकर बनाती है। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा लिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं वो है रेजिडरी लिस्ट। तो रेजिडरी लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो टेक्नोलॉजी या फिर नई आधुनिक युग हम कह सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इससे एसोसिएटेड हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं। तो इनसे रिलेटेड जो लॉज बनते हैं वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट बनाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये भी आपने ध्यान में रखना है, रेजिडरी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एम्प्लाइड इन द राइट टू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एम्प्लाइड इन द राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एम्प्लाइड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अंडर आर्टिकल 19 के अंडर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इंश्योरिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इट कम्स अंडर द राइट to freedom of speech. Next question, the term fourth e-state is used for. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेस और न्यूज़पेपर। तो ई स्टेट का मतलब स्तंभ होता है। एक तरीके से मीडिया को या हमारे न्यूज़पेपर्स, प्रेस को फोर्थ ई स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और फोर्थ ई स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द टर्म फोर्थ ई स्टेट इज यूज फॉर प्रेस एंड न्यूज़पेपर। द फोर्थ ई स्टेट इज अ सोसाइटल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन whose influence is not officially recognized and is most commonly referred to the news media, especially print journalism or the press. तो जर्नलिज्म, द प्रेस को कहा जाता है फोर्थ ई स्टेट। ये आपने ध्यान में रखना है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी डेमोक्रेटिक कंट्री का फोर्थ ई स्टेट कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज नगर पालिका बिल पास्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंडर जो नगर पालिका बिल था ये पास हुआ था। द करेक्ट आंसर इज 74th। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 established the system of municipalities or urban local governments. Part 9A, which went into effect on June 1, 1993, contains the provisions of this amendment. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 395। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब इसमें इन टोटल 395 आर्टिकल्स थे, ये आपने ध्यान में रखना है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975। तो 1975 में सिक्किम को स्टेटहुड मिला था, ये आपने ध्यान में रखना है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक में सिचुएटेड है, और सिक्किम को
सिक्किम को द पैराडाइज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। द पैराडाइज इसको कहा जाता है और सिक्किम का मतलब ही एक तरीके से द पैराडाइज होता है। सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर 1975। इनिशियली सिक्किम रिमेन्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री विच वॉज रूल्ड बाय चोग्याल्स। तो चोग्याल्स द्वारा इसको रूल किया जाता था। इट वॉज द फर्स्ट it was first given the status of associate state 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के अंडर एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया और जस्ट उसका अगला अमेंडमेंट 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में ही इसको स्टेट हुड का जो इसको स्टेट हुड का एक तरीके से स्टेटस मिला था, ये आपने ध्यान में रखना है। जो सिक्किम है इसको इंदिरा किल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इंदिरा किल जिसका मतलब होता है गार्डन ऑफ लॉर्ड इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 32 के अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। सो in the Constitution of India, the right to constitutional remedies has been provided in Article 32. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 है ये एम्पावर करती है सिंस को टू मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस एनी ऑफ द डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इन केस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ देयर राइट्स, एक तरीके से अगर उनके जो राइट्स है उनका वायलेशन होता है तो वो कोर्ट्स तक जा सकते हैं, ये मैंशनड है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 2 words that were inserted by the 42nd Amendment Act to the preamble of Constitution are। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 वर्ड्स हैं जिनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर द 2 वर्ड्स added later to the preamble of the Indian Constitution. It was added through the 42nd Amendment Act of the year 1976. ये आपने ध्यान में रखना है। So question है, who among the following was the chairman of the Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी was the person जो चेयरमैन थे ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। जेबी कृपलानी was the chairman of फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हम बात करें जेबी कृपलानी की, तो जेबी कृपलानी was also the president of Indian नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1946-47 के टाइम पर जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेंट ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स द कंसेंट ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कंसेंट ऑफ द पीपल का मतलब होता है मेजॉरिटी जो पीपल है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या कंसेंट है। सो कंसेंट ऑफ पीपल मीन्स कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी पीपल। सो गवर्नमेंट्स एंड लॉज डिराइव देयर लेजिटिमेसी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल। इट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का कंसेंट है तभी कोई भी लॉ को पास किया जाता है, इन सबको चीज़ों को कंसर्न में रखकर ही कि मेजॉरिटी उसकी तरफ कैसा रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को जो हमारा नेशनल एंथम है वो पहली बार गाया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, यहाँ पर ये जन गण मन विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली, ओरिजिनली इन बंगाली, इसको गाया गया था। सो अगर हम बात करें जो हिंदी वर्जन हम गाते हैं जन गण मन का, तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 24 जनवरी 1950, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और फर्स्ट बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा सेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the constitution deals with the fundamental duties? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 51B इज एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपने ध्यान में रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर, ये डिस्कस कर चुके हैं। सो आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। So next question, there is no provision in the constitution for the impeachment of the, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नर। तो गवर्नर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का कोई प्रोविजन नहीं लिखा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऐसा मेंशन है दैट द स्टेट शेल हैव अ गवर्नर एंड इट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So there is no provision in the constitution for the impeachment of the governor. The term of governor's office is normally 5 years, but it can be terminated earlier by the dismissal by the president on the advice of the prime minister. But government को remove किया जा सकता है president के द्वारा, but on the advice of the prime minister of the country, at whose pleasure the governor holds the office, and the resignation by the governor. Next question, a federal structure for India was first put forward by, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर एक फेडरल स्ट्रक्चर पुट फॉरवर्ड किया गया था इंडिया के सामने। तो अगर हम बात करें फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है देन द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है देन द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। सो अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. The act divided the powers between the center and provinces in terms of 3 lists, namely as federal list, provincial list and content list. Residuary powers were vested with the viceroy. तो ये आया था अंडर GOI of 1935, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग द, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है अंडर द आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज 360. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय अप्लाइंग आर्टिकल 360 if he or she is satisfied that there is an economic situation in which financial stability or credit of India or any part of it is threatened. तो प्रेसिडेंट बेसिकली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अंडर आर्टिकल 360 के अंडर वो लगाते हैं इन केस उन्हें लगता है कि कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ब्लेसफुली करंट तक अभी तक हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अगर बात करें आर्टिकल 352 की, तो इसके अंडर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं इन काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन या एक्सटर्नल थ्रेट, रेबेलियन या फिर एग्रेशन की वजह से जो नेशनल इमरजेंसी है वो अंडर आर्टिकल 352 लगती है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही लगाते हैं अंडर द आर्टिकल 356, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 352 में 4 ऐड करेंगे तो 356 आएगा, जिसके अंडर स्टेट इमरजेंसी है, ये है नेशनल इमरजेंसी, और इसमें +4 ऐड करेंगे तो 360 के अंडर आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय विच अमेंडमेंट व फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से ली गई हैं। सो the correct answer is 42nd Amendment Act. The fundamental duties of citizens were added to the Constitution by the 42nd Amendment Act in 1976 upon the recommendation of Swaran Singh Committee that was constituted by the Government of India. ये आपने ध्यान में रखना है। तो इससे याद आया, we were discussing about the federal structure of India. तो हमने जो federal structure का concept है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट करा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSP। सो पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ DPSP is to lay down positive instructions which would guide the state policy at all levels. The directive principles are covered from Article 36 to Article 51 के अंडर covered है of the Indian Constitution। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हमने DPSP का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से लिया है, तो आयरलैंड से हमने अडॉप्ट करा है DPSP का कॉन्सेप्ट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको कहा जाता है द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड, जिसने इंट्रोड्यूस करा प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल में जो चेंजेस थे, जैसे सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था एंड सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। तो अभी तक जो हमारा प्रियम्बल है, अभी तक इसे सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है। और हमने जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है ये हमने USA से लिया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो और इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 न्यू वर्ड्स को ऐड किया गया था, जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो एक और वर्ड था, वो था इंटीग्रिटी, जिसको ऐड किया गया था इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। ये आपने ध्यान में रखना है, इंटीग्रिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते, यानी ट्रुथ अलोन ट्रियम्स। तो सत्यमेव जयते ये मोटो, यानी कि ये आदर्श वाक्य है अंडर द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद। तो उपनिषद मुंडका उपनिषद से लिया गया ये एक मंत्र है, जिसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इसे नेशनल मोटो कंसिडर करा गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूके। तो यूनाइटेड किंगडम के पास एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज यूके। तो द कंट्रीज लाइक यूके, ब्रिटेन यानी कि न्यूजीलैंड एंड इजराइल हैव एन अनकोडिफाइड यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज डिस्क्राइब्ड। सो विच राइट वॉज डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे होना चाहिए विच फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब किया था बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसके अंदर ये आता है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू रीच टू द कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण हैड प्रपोज द पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इन्होंने प्रपोज की थी एंड इनको JP के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण was an Indian independence activist, also an politician. He is popularly referred to as लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है एंड JPB ने कहा जाता है। The partyless democracy in India was proposed by जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356। तो इन अदर वर्ड्स ये हमसे पूछ रहा है अबाउट द स्टेट इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में तब लगता है जब प्रेसिडेंट फील्स दैट और द स्टेट फील्स दैट कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज 356 अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी। तो ऐसे केस में जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली स्टेट के ऊपर रूल करती है, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। Next question. The method of impeachment of the President of India is adopted from. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए। तो यूएसए से अडॉप्ट किया है इंडिया ने द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एक तरीके से उनकी पोजीशन से हटाने का एक मेथड, इम्पीचमेंट। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the color of धर्म चक्र in the middle of the national flag? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेवी ब्लू। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके सेंटर में जो धर्म चक्र है वो नेवी ब्लू कलर का है, जिसमें 24 स्पोक्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल फ्लैग के रेशियो की ऑफ लेंथ टू विड्थ, तो ये है 3:2। ये भी आपने ध्यान में रखना है, विड्थ टू लेंथ 2:3। तो द करेक्ट आंसर इज नेवी ब्लू। सो द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है, जहाँ पे डीप सैफरन टॉप में है जिसे केसरी कहते हैं, वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रपोर्शन। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू द लेंथ इज 2:3। इन द सेंटर अगर हम बात करें विड्थ ऑफ द फ्लैग टू लेंथ, तो विड्थ टू लेंथ 2:3 and length to width 3:2. In the center of the white band is a navy blue wheel which represents the चक्र। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया was adopted on which date? तो 22 of July 1947 को इंडिया ने अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिज़ाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने जो फ्लैग ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1921 में प्रपोज किया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इन टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 लिस्ट। तो यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंट करता है कंट्री की जो पावर्स और फंक्शंस हैं उन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 3 लिस्ट में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इनटू 3 लिस्ट, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट। और कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, 246 और शेड्यूल है 7th। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा से अडॉप्ट किया है फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी यूनियन गवर्नमेंट और उससे कम स्ट्रॉन्ग होगी स्टेट गवर्नमेंट, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगी लोकल गवर्नमेंट। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज कैनेडा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a federal structure to the Indian government, declaring it to be a union of states. Part 11 of the Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between central government and the states of India। ये आपने ध्यान में रखना है। Next question, which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसी फंडामेंटल राइट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट। आपने ध्यान में रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। सो
right to property was deleted from the fundamental rights by the 44th Amendment Act of the year 1978. ये आपने ध्यान में रखना है. So this should be noted that it is a legal right. तो right to property एक legal right है और एक constitutional right है, but ये fundamental right नहीं है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. 44th Constitutional Amendment Act of 1978. So next question, the Indian Constitution recognized minorities on the basis of. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन. तो ग्रुप की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में उसका रेशियो निकाला जाता है और उसके बेसिस में माइनॉरिटीज डिक्लेयर किए जाते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन. आर्टिकल 30 of the Constitution provides that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. तो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है टू द माइनॉरिटीज़ कि वो अपने इंटरेस्ट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्विट्ज़रलैंड. तो स्विट्ज़रलैंड ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. द करेक्ट आंसर है स्विट्ज़रलैंड. डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड वोट ऑन फॉर्म consensus on पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टली, यानी कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ द पीपल. स्विट्ज़रलैंड इज अ रियल एग्जांपल ऑफ द कंट्री विथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज. ये आपने ध्यान में रखना है. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40. द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडू देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है, यानी पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, वो आर्टिकल 40 में मैंशनड है. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 टाइप्स की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसेज्ड हैं. अगर हम बात करें कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 and financial emergency under the article 360. So the correct answer is 3. The president can declare 3 types of emergencies: national, state and financial emergency in a state. Next question, English is the official language of which of the following Indian state. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड. तो नागालैंड इज द इंडियन स्टेट जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है. ये आपने ध्यान में रखना है. So, English is the official language of Nagaland. In 1967, Nagaland Assembly proclaimed English as to be the national language of Nagaland. Next question, who is considered as the architect of the Indian Constitution? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बी आर अम्बेडकर was considered as the architect of the Indian Constitution because of his role in drafting Constitution of India. Dr. Bhim Rao Ambedkar is well known throughout the country as the chief architect of the Indian Constitution. Therefore, इनको father of the Indian Constitution के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉन्ट्रेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने कॉन्ट्रेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया था. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द कॉन्ट्रेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्ट्रेंट लिस्ट which is in the 7th schedule of the Indian Constitution. Both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in the content list.
ये ऑलरेडी हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आर्टिकल कौन सा डिस्कस किया था ये आपको गवर्नमेंट सेक्शन ने बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड से हमने लिया है ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ सब मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा by the nomination of Rajya Sabha members by President was taken from the Constitution of Ireland. The Constitution of India borrowed following features from Irish Constitution, जो हम काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे DPSP हमने अडॉप्ट करी है आयरलैंड से, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, nomination of the members of Rajya Sabha, we have taken these provisions from the Constitution of Ireland. Next question, which organ is the custodian of the national purse? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर को एज अ कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज लेजिस्लेचर। द आइडिया ऑफ लेजिस्लेचर एज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम mooted by the Government of India Act of 1909 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था। It is considered as the custodian as it is the primary and the most often the exclusive arbiter of federal fiscal affairs. Next question. Who was the constitutional advisor of Constitutional Assembly of India? तो Constituent Assembly of India के जो constitutional advisor थे वो थे सर BN Rao. BN Rao is the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India. So the Constituent Assembly constituted in 1946 and the scheme of cabinet mission plan के अंदर Constituent Assembly बनी थी. The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9th of December 1946 और सर BN Rao was appointed as the constitutional advisor of the Constituent Assembly. ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच हिस्टोरिकल, यहाँ FROM होगा, फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क वर द वर्ड सत्यमेव जयते अपियरिंग अंडर द नेशनल एम्बलम टेकन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुंडका उपनिषद से लिया गया है ये फ्रेज सत्यमेव जयते। द करेक्ट आंसर इज मुंडका उपनिषद। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। Next question. On various grounds below, which one of the following criterion on which discrimination by state is not prohibited in Article 15 of the Constitution is? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैंग्वेज। तो देखिए, except language, discrimination on the basis of race, caste and place of birth is strictly prohibited. ये आपने ध्यान में रखना है। So the correct answer is language. Article 15, although language के ऊपर भी discrimination नहीं होना चाहिए, but we are talking about Article 15 of the Indian Constitution. So Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. So next question देख लेते हैं। Next question है, who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी। तो ऑल्दो महात्मा गांधी वॉज एन एक्टिव मेंबर इन द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। JB Kripalani headed the Fundamental Rights Subcommittee. Dr. KM Munshi was the chairman of Order of Business Committee. ये भी आपने ध्यान में रखना है। KM Munshi was the chairman of Order of Business Committee. Next question. By which constitutional amendment bill did Parliament lower the voting age from 21 to 18 years? तो पहले जो voting age थी that was 21 years, इसको 18 years कौन से amendment act के थ्रू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1988 के अंडर जो 21 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक की जो वोटिंग एज है ये शिफ्ट की गई। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Every citizen who is above 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, creed, religion, sex, literacy, etc. The voting age was reduced
from 21 years to 18 years by the parliament in the year 1989 में हुआ था ये by the 61st Amendment Act of 1988. तो 69 में हुआ था बेसिकली, बट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 61st Amendment Act of 1988. ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो द करेक्ट आंसर है 6 फ्रीडम प्रोवाइड होती हैं आर्टिकल 19 में. द राइट टू फ्रीडम इज इन आर्टिकल 19 guarantees the freedom of speech expression as one of its 6 freedoms. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the best for your coming competitive examinations.